हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सुकून एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अभिनव का शरीर जब फर्श पर इतनी जोर से टकराया कि संगमरमर टूट गया। अभिनव की टूटी ही पसलियों में एक ऐसी रूह कपा देने वाली टीस उठी कि उसके मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। उसके पेट का सारा खून फर्श पर फैलने लगा। ये देखकर इगोर जोर से हंसा। इगोर हंसता हुआ अभिनव के ऊपर आ गया। उसने अभिनव को कॉलर से उठाकर हवा में टांग लिया। अभिनव के पैर जमीन पर उठ से गए थे। इगोर ने अपना दूसरा लोहे का मुक्का पीछे की तरफ खींचकर कहा, तेरा खेल खत्म लायन। ये कहते हुए अभिनव के सिर को तरबूज की तरफ फोड़ने के लिए तैयार हो गया। वहीं अभिनव की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन लायन हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। जैसे ही इगोर का मुक्का अभिनव के चेहरे की तरफ पूरी ताकत से बढ़ा, अभिनव ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत, अपनी नफरत और अपने एड्रेनालिन को एक साथ इकट्ठा कर लिया। उसने अपने दोनों हाथों से इगोर के उस लोहे वाले हवा में ही ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसने इगोर के उस मुक्के को अपने बाएं कंधे पर जानबूझ कर लगने दिया। क्रैक! अभिनव के बाएं कंधे की हड्डी खिसक गई, लेकिन इस भयानक दर्द को सहने के बदले में इगोर का पूरा शरीर अभिनव के बिल्कुल करीब आ गया। यही अभिनव का मास्टर प्लान था। उसी एक सेकंड के हिस्से में अभिनव ने अपने दाएं हाथ से अपनी बेल्ट में छुपा हुआ वो इटालियन कॉम्बैक्ट खंजर निकाल लिया। उसे पूरी ताकत से ऊपर नीचे की तरफ इगोर के जबड़े के बिल्कुल नीचे, जहां कोई हड्डी या आर्मर नहीं होता, उसकी ब्रेन स्टेम के आर पार कर दिया। 7 इंच लंबा खंजर इगोर के जबड़े के नीचे से घुसकर उसके तालू को चीरकर सीधा दिमाग में जा धंसा। खंजर की नोक इगोर के सिर के ऊपर के बाहर निकल आई। इगोर की वो दानवाकार हंसी उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर एक झटके में लकवाग्रस्त हो गया। उन्होंने खंजर को वहीं पर छोड़ दिया और उसका पूरा शरीर दोनों पैर से इगोर की छाती पर जोरदार धक्का देकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। इगोर का वो 7 फुट का भारी भरकम 150 किलो का शरीर एक कटे हुए पेड़ की तरह धम से जमीन पर जा गिरा। रशियन जाइंट मारा जा चुका था। इगोर की मौत ने बाकी बचे कमांडोज के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उनकी टांगें कांपने लगी। उन्हें लगा कि वो किसी इंसान से नहीं, पिशाच से लड़ रहे हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक बहुत ही फुर्तीला, दुबला पतला और निंजा जैसी वेशभूषा वाला कमांडो बाहर आया। ये जैद था, ट्राइडेंट कार्टेल का सबसे खतरनाक ब्लेड मास्टर। उसके दोनों हाथों में करमेंट नाइफ्स और बाघ के पंजे जैसे खंजर थे। वो हवा में कलाबाजियां खाता हुआ अभिनव के सामने आकर खड़ा हो गया। जैद ने जैसे ही खंजरों को बहुत ही खतरनाक रफ्तार से हवा में घुमाकर कहा, तेरी ताकत इगोर के लिए काम आई होगी, लेकिन मेरी रफ्तार के सामने तू एक कछुआ है। मैं तेरे शरीर पर 1000 कट लगाऊंगा। अभिनव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वो हाँफ रहा था और उसका बायां कंधा डिसलोकेट हो चुका था। उसके पेट से खून की धार बह निकली थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसका खंजर इगोर के सिर में फंसा हुआ था। जैद एक चीते की फुर्ती से अभिनव पर टूट पड़ा। उसने अपने दाएं करमेंट खंजर से अभिनव की गर्दन पर वार किया। अभिनव ने बहुत ही मुश्किल से अपना सिर पीछे किया। खंजर की तेज धार अभिनव के गाल को चीरती हुई निकल गई और गाल से भी ताजा खून बह निकला। जैद ने तुरंत अपना बायां खंजर घुमाया और अभिनव की पसलियों में एक गहरा कट लगा दिया। अभिनव दर्द से कराह उठा। तभी जैद ने जोर से हंसकर कहा, रफ्तार लायन रफ्तार। जैद पागलों की तरह हंसता हुआ अभिनव के चारों तरफ नाच रहा था और उस पर अनगिनत छोटे छोटे लेकिन गहरे कट लगा रहा था। वहीं अभिनव का शरीर लहूलुहान हो चुका था। वो खून की कमी के कारण धीमा हो गया। जैद ने अभिनव के पीछे जाकर उसकी पीठ में खंजर घोंपना चाहा, लेकिन जैद लायन के दिमाग को नहीं समझ पाया। अभिनव ने ये सारे छोटे कट सिर्फ इसलिए खाए ताकि वो जैद के पैटर्न को समझ सके।
जैसे ही जैद ने पीछे से खंजर घोंपने के लिए अपना हाथ उठाया, अभिनव ने अपने टूटे हुए बाएं कंधे की परवाह किए बिना जमीन पर पड़ी गौर को भारी लोहे की राइफल को अपने दाएं पैर से हवा में उछाला। राइफल हवा में अभिनव के दाएं हाथ में आ गई। अभिनव ने पलक झमकते ही पीछे मुड़कर उस भारी राइफल के पिछले हिस्से को एक बेसबॉल बैट की तरह पूरी ताकत से घुमा दिया। राइफल का वो भारी लोहे का हिस्सा सीधे जैद के चेहरे पर इतनी जोर से टकराया कि जैद के दांत टूटकर हवा में टूट गए। उसकी नाक और जबड़े की हड्डियां चकनाचूर हो गई। ये प्रहार इतना तेज था कि जैद हवा में 3 पलटी खाकर सीधा फाउंटेन के पत्थर से जा टकराया। जैद का सिर फट चुका था, वो बिना तड़पे ही मर गया। इगोर और जैद की मौत के बाद ट्राइडेंट कार्टेल के उन एलीट मशीनरीज का सारा गुरूर, सारी हिम्मत, सारी ट्रेनिंग खौफ और दहशत के एक भयंकर समंदर में डूब गई। अहाते में अब लगभग 70-80 कमांडोज बचे हुए थे, लेकिन उनके सामने जो इंसान खड़ा था, अभिनव का पूरा शरीर कट, घाव और खून से लथपथ था। उसके कपड़े चीथड़े हो चुके थे, उसका बायां हाथ लटक रहा था, वो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने जमीन से 2 असोल्ट राइफल उठा ली। उसने अपनी उन प्रलयंकारी लाल शैतानी आंखों से उन बचे हुए कमांडोज को देखा। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। अभिनव ने चिल्लाकर कहा, और कौन है जो अपनी मौत को गले लगाना चाहता है? आओ। अभिनव की आवाज एक गगनभेदी दहाड़ में बदल गई। वो 70 कमांडोज दहशत के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें अपनी बंदूकों पर, अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा ही नहीं रहा। उन्हें लग रहा था कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि साक्षात किसी बुरी आत्मा को गोलियां मार रहे हैं, जो मरने का नाम ही नहीं ले रही। तभी एक कमांडो ने खौफ के मारे अपनी बंदूक फेंक कर कहा, वो इंसान नहीं है, वो शैतान है, भागो यहां से। इसी के साथ दहशत एक बीमारी की तरह फैल गई। वहीं बालकनी से कमांडर चीख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, फायर करो, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अभिनव उन्हें भागने का मौका भी नहीं देने वाला था। उसने अपनी दोनों राइफल्स तानी और एक पागल खूंखार दरिंदे की तरह उन कमांडोज के बीच घुस गया। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। जो सामने आ रहा था उसका सीना छलनी हो रहा था। अब यह कोई लड़ाई नहीं, यह कत्लेआम था। अब भागते हुए दुश्मनों की पीठ में गोलियां मार रहा था। जो जमीन पर गिर रहे थे उनके सिर कुचल रहा था। उसने एक गार्ड का कॉलर पकड़ा और उसकी गर्दन में दूसरी गार्ड की संगीन उतार दी। उसने ग्रेनेड्स का पिन निकालकर भागती भीड़ के बीच में फेंकना शुरू कर दिया। फार्म हाउस का विशाल अहाता लाशों के पहाड़ों से पट गया। हर तरफ सिर्फ खून, कटे हुए अंग, बारूद का धुआं और मरते हुए गार्ड्स की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। संगमरमर का फर्श अब सफेद नहीं बल्कि पूरी तरह से गाढ़े चिपचिपे लाल रंग में बदल चुका था। फाउंटेन का पानी खून से लाल होकर बह रहा था। 10 मिनट, कुल मिलाकर सिर्फ 10 मिनट का वो प्रलयंकारी तांडव था। और उन 10 मिनटों के बाद कपूर फार्म हाउस के उस विशाल अहाते में एक खौफनाक और शमशान जैसी खामोशी छा गई। कोई गोली चलने की आवाज नहीं, कोई चीख नहीं और कोई हलचल नहीं। 200 सबसे बेहतरीन खूंखार इंटरनेशनल कमांडो और मशीनरीज आज एक अकेले घायल शेर के हाथों कीड़ों की तरह कुचल कर लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके थे। अभिनव उस खून के दलदल में बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथों में दोनों राइफल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी हर सांस के साथ उसके मुंह से खून के छींटे लेकर रहे थे। उसका शरीर अनगिनत घाव, गोलियों के छर्रे और कट से छलनी था। उसके पेट का घाव इतना गहरा हो चुका था कि अगर वो कोई आम इंसान होता तो अब तक 10 बार मर चुका होता। लेकिन लायन को जिंदा रखने वाली चीज खून नहीं, नफरत थी। अभिनव ने अपनी लाल और थकी हुई आंखें ऊपर उठाई। सामने फार्म हाउस का विशाल भारी लकड़ी का मुख्य दरवाजा था और उसी दरवाजे के पीछे वो आलीशान लिविंग रूम था, जहां उसका सगा चाचा अंकित गुप्ता, असली T1 बैठा था। उसी दरवाजे के पीछे उसके वफादार सेनापति फरहान, मुकेश, अनिका, चांद अंसारी मौत की घड़ियां गिन रहे थे। अभिनव ने अपना लटकता हुआ बायां हाथ अपने दाएं हाथ से पकड़ा और एक भयंकर झटके के साथ अपने डिसलोकेटेड कंधे को वापस अपनी जगह पर बिठा दिया। एक दर्दनाक राह अभिनव के मुंह से निकली, लेकिन उसने अपने खून से सने चेहरे पर एक ऐसी प्रलयंकारी और शैतानी मुस्कान ला दी
जिसे देखकर मौत भी अपना रास्ता बदल ले। अभिनव ने जमीन से एक भारी डबल बैरल शॉटगन उठाई। वो खून के उस दलदल में अपने भारी बूटों के निशान छोड़ता हुआ, लाशों के उन पहाड़ों को फांदता हुआ, धीरे धीरे एक खौफनाक परछाई की तरह उस मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अंकित गुप्ता को लग रहा था कि उसने लायन को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। उसे भनक तक नहीं थी कि लायन ने उसके चक्रव्यूह को तोड़कर नहीं, बल्कि उस चक्रव्यूह को जिंदा चबाकर साक्षात मौत का रूप ले लिया है। अब कोई गार्ड नहीं था, कोई फौज नहीं थी, अब सिर्फ लायन था। और वो शैतान चाचा था जिसके खून से लायन आज अपनी 10 साल पुरानी प्यास बुझाने वाला था। फार्म हाउस के उस बंद दरवाजे के पीछे बैठा अंकित गुप्ता अब अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर चुका था। फार्म हाउस का वो विशाल, भारी और नकाशीदार लकड़ी का मुख्य दरवाजा किसी आम इंसान के धक्के से नहीं खुल सकता था, लेकिन बाहर खड़ा शख्स अब इंसान था ही नहीं। अभिनव के हाथ में पकड़ी हुई उस डबल बैरल शॉटगन ने आग उगली और दरवाजे का वो भारी इलेक्ट्रॉनिक लॉक चीथड़े से उड़ गया। अभिनव ने अपनी पूरी बची हुई ताकत से उस दरवाजे पर एक भयंकर लात मारी। दरवाजा अपने कब्जों से उखड़ता हुआ एक कान फाड़ देने वाली गूंज के साथ अंदर की तरफ जा गिरा। दरवाजे के गिरते ही दिल्ली की उस सर्द रात की हवा के साथ साथ बारूद, ताजे खून और मौत की सड़ांध भी उस आलीशान लिविंग रूम में दाखिल हो गई। अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक था। लिविंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच उस शाही सोफे पर अंकित गुप्ता असली T1 बैठा था और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शैतानी, शांत और जहरीली मुस्कान थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास और बगल में वो त्रिशूल वाली छड़ी थी। उसके सामने जमीन पर भारी लोहे की जंजीरों में घुटनों के बल बैठे थे फरहान खान, द बीस्ट, मुकेश गुप्ता, अनिका और चांद अंसारी। उनके चेहरे खून और चोटों से सने हुए थे। जैसे ही दरवाजा टूटा और वो परछाई अंदर आई, सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। वहां अभिनव खड़ा था। उसका नैनो क्लेवर सूट बाहर मरे हुए उन 200 कमांडोज के खून से इतना भीग चुका था कि अब काला नहीं बल्कि गाढ़ा लाल रंग का लग रहा था। अभिनव के पेट के घाव पूरी तरह से फट चुका था और वहां से टपकने वाला खून एक छोटी नदी बहा रहा था। उसके चेहरे पर कट्स थे और उसका बायां कंधा, जिसे उसने खुद सेट किया था, अजीब तरीके से झुका हुआ था। वो जोर जोर से हाँप रहा था, लेकिन उसकी आंखें साक्षात मौत का फरमान पड़ रही थी। फरहान खान ने जंजीरों में छटपटाकर चीख कर कहा, छोटे मालिक, अंदर मत आइए, ये जाल है। उसकी आंखों में अपने भगवान को इस खून से लथपथ हालात में देखकर खून उतर आया। तभी मुकेश गुप्ता ने रोकर कहा, अभिनव, वापस चले जाओ। अभिनव ने अपने सेनापतियों की तरफ देखा ही नहीं। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस सोफे पर बैठे शैतान अंकित गुप्ता पर गड़ी थी। अभिनव ने अपने हाथ में पकड़े हुए शॉटगन जमीन पर फेंक दी। अभिनव इतनी जोर से भारी, खुरदरी, सर्द और कमरे ये शीशे भी कांप उठे। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी फौज खत्म हो गई है अंकित, बाहर 200 लाशें बिछी हैं। अब तेरा वो त्रिशूल तुझे नहीं बचा सकता। अंकित गुप्ता ने बहुत ही आराम से अपनी वाइन का घूंट लिया, ग्लास मेज पर रख दिया और धीरे से अपनी जगह से उठा और अपना भूरे रंग का कुर्ता उतार फेंक दिया। कुर्ते के नीचे उसने एक कॉम्बैक्ट रंग की तंग कॉम्बैक्ट टी शर्ट पहनी थी। जब अंकित गुप्ता ने वो टी शर्ट पहनी तो वहां जमीन पर बैठे फरहान चांद अंसारी के होश उड़ गए। अंकित गुप्ता कोई कमजोर या बूढ़ा इंसान नहीं। उसका शरीर किसी 25 साल के एलिट या कमांडो जैसा गठा हुआ, फौलादी और मांसपेशियों से भरा हुआ था। उसकी बाहर बाहों के नसों रस्सियों की तरह तन रही थी। यह T1 का वो असली रूप था जिसने 10 साल तक दुनिया की हर खतरनाक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। अंकित गुप्ता ने अपने हाथों की उंगलियों को चटकाकर एक बहुत ही भयानक हंसी हंसकर कहा, मुझे बचाने के लिए मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है। अभिनव, तूने मेरे जिन कमांडोज को मारा है वो तो सिर्फ मेरे कुत्ते थे। तू भूल गया है कि मैं कौन हूं? मैं T1 हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मौत बांटी है। अंकित गुप्ता धीरे धीरे चलकर अभिनव के बिल्कुल सामने आ गया। अंकित ने अभिनव के पेट पर टपकते खून का मजाक उड़ाकर कहा, तू जख्मी है मेरे शेर, तू खड़ा भी नहीं हो पा रहा और तू सोचता है कि तू मुझे मार देगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभिनव ने अपने दांत पीसे और कहा,
तुझे मारने के लिए मेरी एक सांस काफी है। इसके बाद बिना किसी और शब्द के, बिना किसी चेतावनी के, अभिनव के भूखे चीते की तरह अंकित पर टूट पड़ा। अभिनव ने अपना बायां मुक्का पूरी ताकत से अंकित के चेहरे की तरफ घुमाया, लेकिन वो कोई मामूली गुंडा नहीं था। अंकित ने अपने बाएं हाथ से अभिनव के उस मुक्के को हवा में ही पर्री कर दिया और उसी सेकंड अपने दाएं घुटने से अभिनव के उसी जख्मी पेट पर एक भयंकर प्रहार किया। अभिनव के मुंह से खून की एक उल्टी निकली। वो घाव जो पहले ही फटा हुआ था, उस पर सीधा वार लगने से अभिनव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन लायन पीछे नहीं हटा। दर्द को इग्नोर करके अभिनव ने हवा में अपना बायां हाथ घुमाया और एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक अंकित की कनपटी पर दे मारी। अंकित का सिर झटके में घुमा और लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। उसके कान से खून की एक पतली सी धार रिसने लगी। अंकित गुप्ता ने अपने कान का खून पोंछकर एक दरिंदगी भरी हंसी हंसकर कहा, बहुत बढ़िया, तेरी नफरत मुझे ताकत दे रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये कहते हुए अंकित अपनी असली मुयाय थाई और कराटे की स्किल्स पर आ गया और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने अभिनव के चेहरे पर लगातार 3 भयंकर मुक्के जड़ दिए। अभिनव ने पहले 2 मुक्कों को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन तीसरा मुक्का सीधा अभिनव के जबड़े पर लगा। अभिनव का सिर पीछे की तरफ झटके खा गया। अंकित रुका नहीं। उसने हवा में छलांग लगाई और एक फ्लाइंग राउंड हाउस किक सीधे अभिनव के बाएं कंधे पर, जो पहले से ही डिसलोकेट हुआ था, उस पर दे मारी। अभिनव का शरीर हवा में उछलकर उस आलीशान कांच की डाइनिंग टेबल से जा टकराया। टेबल चकनाचूर हो गया। कांच के हजारों टुकड़े अभिनव के शरीर में चुभ गए। ये देखकर फरहान जोर से चिल्लाया, लायन! फरहान खान पागलों की तरह जंजीरों को तोड़ देने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाइयां छिल चुकी थी, खून बहने लगा था। वहीं मुकेश गुप्ता भी रोते हुए चीख रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, मार इसे अभिनव, मार इस कुत्ते को। अभिनव उस टूटे हुए कांच के ढेर से धीरे धीरे उठा। उसका पूरा शरीर अब एक दर्द का बवंडर बन चुका था, लेकिन उसकी वो लाल सुर्ख आंखें अभी भी अंकित पर गड़ी हुई थी। अभिनव ने अपने मुंह से कांच का एक टुकड़ा थूक कर कहा, तू मेरे माँ बाप का कातिल है। यह कहते हुए अभिनव ने अपनी रणनीति बदली। वो जानता था कि इस वक्त वो अंकित के पीछे है, और क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका है, उसे अंकित की कमजोरियों पर वार करना था। और जैसे ही अंकित दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अभिनव जमीन पर खिसका। उसने अंकित के मुक्के को चकमा दे दिया और जमीन से एक भयंकर स्वीप किक अंकित के पैरों पर दे मारी। अंकित का बैलेंस बिगड़ा और हवा में गिरा, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही अभिनव उठ चुका था। अभिनव ने हवा में ही अंकित के कॉलर को पकड़ा और उसे खींचकर अपना घुटना सीधा अंकित की पसलियों पर दे मारा। अंकित की 2 पसलियां एक साथ टूट गई। अंकित के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई। वो डर से चिल्लाया। तभी अभिनव ने उसे जमीन पर पटक दिया और वह एक खूंखार जानवर की तरह अंकित के ऊपर बैठ गया। अभिनव ने अपने दोनों हाथों से अंकित के चेहरे पर मुक्कों की बारिश शुरू करके कहा, यह मेरी माँ के लिए, ये मेरे पिताजी के लिए, ये मेरे भाई विक्रम के लिए। अभिनव हर मुक्के के साथ दहाड़ रहा था। अंकित का वो शैतानी चेहरा पूरी तरह से खून में सन गया। उसकी नाक टूट गई और उसके होठ फट गए। उसकी एक आंख बुरी तरह सूजकर बंद हो गई। अंकित गुप्ता बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो लायन के इस खौफनाक रूप को देखकर अंदर तक हिल चुका था, लेकिन अंकित एक बहुत ही शातिर और गंदा खिलाड़ी था। जब अभिनव मुक्के मार रहा था, अंकित ने अपना हाथ नीचे किया और अपने बूट में छिपा एक छोटा पुश डैगर निकाल लिया। जैसे ही अभिनव ने अगला मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया, अंकित ने वो खंजर सीधे अभिनव की बाई जांग के आर पार कर दिया, जिससे अभिनव के मुंह से एक गगनभेदी चीख निकली। जांग की नस कटने से वो तड़प उठा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसे दर्द के 1 सेकंड का फायदा उठाकर अंकित ने अभिनव को जोरदार धक्का दिया और वो ऊपर से पलट दिया। अब अंकित अभिनव के ऊपर था। अंकित हाँप रहा था और उसके चेहरे से खून टपक कर अभिनव के चेहरे पर गिर रहा था। तभी अंकित ने हाँफ कर एक खौफनाक हंसी हंसकर कहा, तुम बहुत अच्छा लड़ा भतीजे। तूने मुझे इतना घायल कर दिया जितना आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन शेर चाहे जितना भी खूंखार हो, जब उसका खून बह जाता है तो कुत्तों के हाथों मारा जाता है। ये कहते हुए अंकित ने अभिनव के उस पेट के खुले हुए घाव, जहां पहले से पट्टियां थी, अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये देखकर अनिका जंजीरों में बंधी हुई पागलों की तरह चीख कर बोली, नहीं, छोड़ दो उसे।
अंकित ने अपनी पूरी दरिंदगी दिखाकर अपनी उंगलियों को अभिनव के उस फटे हुए घाव के अंदर डाल दिया और उसे जोर से खींचना शुरू कर दिया। ये दर्द ऐसा था जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अभिनव का पूरा शरीर इंद्रधनुष की तरह तन गया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ पलटने लगी और उसकी नसों से खून का फव्वारा फूट पड़ा। अभिनव का वो दर्दनाक चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज गया और वो जोर से चिल्लाया। चिल्लाते हुए अभिनव ने दोनों हाथों से अंकित का गला दबाने की कोशिश की। अभिनव की वो फौलादी पकड़ ने अंकित की सांसें भी रोक दी। अंकित का चेहरा नीला पड़ने लगा। दोनों एक दूसरे की जान ले रहे थे। अभिनव ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर अंकित को अपने ऊपर से हवा में उछाल दिया और अंकित दूर जाकर खांसने लगा। अभिनव जमीन पर पड़ा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था। उसके पेट की आंतें दिखने लगी। उसकी जांघ से खून बह रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ किसी तरह घुटनों के बल आया। उसने खड़े होने की कोशिश की लेकिन शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी आंखों के सामने धुंधला और काना होने लगा। अभिनव ने हाँफ कर कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके पैर अब वचन नहीं सह पा रहे थे। दुनिया का वो सबसे खौफनाक अंडरवर्ल्ड बादशाह लायन, जिसने 200 लोगों को अकेले मार गिराया, वो अब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। अभिनव का शरीर जमीन पर गिरा और वो एक गहरी काली और सुन कर देने वाली बेहोशी में डूब गया। उसकी सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो बेसुध पड़ा था। ये देखकर फरहान खान एक ऐसी भयानक और दिल चीर देने वाली आवाज में रो पड़ा जो पत्थरों को भी रुला दे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, लायन। वह अनिका फूट फूट कर रो रही थी। उसने भी रोकर कहा, नहीं अभिनव, अभिनव उठो, प्लीज प्लीज उठो। चांद अंसारी की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। मुकेश गुप्ता अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर रो रहे थे। उन्होंने भी रोकर कहा, हम हार गए, हमारा शेर गिर गया। वहीं अंकित गुप्ता जमीन पर खड़ा खास रहा था। उसकी पसलियां टूट गई थी और वो बुरी तरह से जख्मी था। लेकिन जब उसने देखा कि लायन बेहोश होकर गिर चुका है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान आ गई। वो लड़खड़ाता हुआ आया। उसने अपनी त्रिशूल वाली छड़ी उठाई और उसके सहारे से खड़ा हो गया। अंकित गुप्ता खून थूक कर पागलों की तरह हंसने लगा और उसने जोर से हंसकर कहा, मर गया तुम्हारा भगवान, लायन खत्म हो गया। अंकित गुप्ता चलते हुए अभिनव के बेहोश शरीर के पास आया और उसने बूट को अभिनव के खून से सने चेहरे पर रख दिया। अंकित ने जमीन पर बंधे सेनापतियों को चिढ़ाकर कहा, देख लो इसे, ये है तुम्हारा लायन जो अब मेरे जूतों के नीचे कीड़े की तरह पड़ा है। वहीं फरहान खान गुस्सों में पागल हो रहा था, लेकिन लोहे की जंजीरों ने उसे बेबस कर दिया था। अंकित ने अपनी त्रिशूल वाली छड़ी हवा में उठाकर कहा, अब मैं इसके सामने तुम सबको काटूंगा। तभी लिविंग रूम के बाहर जहां से आते का रास्ता था, कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। गाड़ियों की आवाज सुनते ही अंकित के चेहरे पर एक और शैतानी मुस्कान आ गई। अंकित ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, लगता है मेरा आखिरी और सबसे खूबसूरत तोहफा भी आ गया। तभी बाहर से ट्राइडेंट कार्टेल के 10-15 खूंखार कमांडो जो अंकित ने रिजर्व रखे थे वो अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके 22 कमांडोज ने एक लड़की को बालों से कसकर पकड़ा हुआ था और उसे जमीन पर घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। लड़की के हाथ पीछे बंधे थे। उसके मुंह पर टेप लगा था। वो पागलों की तरह रो रही थी और छटपटा रही थी। जब उस लड़की का चेहरा रोशनी में आया तो जमीन पर बंधे हुए मुकेश गुप्ता, फरहान और अनिका की आंखें फटी रह गई। वो कोई और नहीं, वो अनन्या थी, शेर की शेरनी अनन्या। जब अभिनव ने अनन्या के उस अंडरग्राउंड सेफ हाउस में छोड़ा था तो उसे लगा था कि दुनिया की कोई ताकत उसे ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन लायन भूल गया था, अंकित गुप्ता कोई आम दुश्मन नहीं था। जब अभिनव और अनन्या स्विट्जरलैंड से वापस आ रहे थे तो अंकित गुप्ता के हैकर्स, जिनके पास डार्क वेब का एक्सेस था, उन्होंने अभिनव के उस चार्टर्ड जेट की फ्लाइट ट्रेजरी का रडार सिग्नल्स को हैक कर लिया था। उन्हें पता चल गया था कि अभिनव हिडन एयरबेस के पास उतरा है। जैसे ही अभिनव फार्म हाउस के निकला, अंकित गुप्ता ने अपने स्पेशल ट्रैकर्स और थर्मल ड्रोन्स को पुरानी दिल्ली के उस इलाके में भेज दिया। उन ड्रोन्स ने जमीन के नीचे उस सेफ हाउस की हीट सिग्नेचर को पकड़ लिया। जब अभिनव फार्म हाउस के उन 20 कमांडोज को मार रहा था, ठीक उसी वक्त अंकित ने उन कमांडोज ने उस सेफ हाउस के लोहे के दरवाजे को C4 एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया और अनन्या अंदर निहत्ती थी। वो रो रही थी, वो अभिनव का इंतजार कर रही थी।
कमांडोज ने बिना कोई रहम दिखाए उस बेबस लड़की को बालों से पकड़ा, उसके हाथ बांधे और उसके घसीट कर गाड़ियों में डाल दिया। और अब वो अनन्या को सीधे मौत के उस अखाड़े में ले आए थे। कमांडोज ने अनन्या को लाकर अंकित गुप्ता के पैरों पर जोर से पटक दिया। तभी एक कमांडो ने हंसकर कहा, ये रही वो शेरनी। तभी आगे से अंकित गुप्ता ने अपनी त्रिशूल की छड़ी से अनन्या के मुंह पर लगा टेप एक ही झटके में नोचकर बाहर निकाल दिया। जिसे अनन्या दर्द से करहा उठी। अनन्या की आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी, वो खौफ से कांप रही थी। तभी अंकित गुप्ता ने हंसकर एक जहरीले और तंज भरे लहजे में कहा, वेलकम टू माय किंगडम अनन्या बहू, हनीमून कैसा रहा तुम्हारा, मजा आया? उसकी ये बात सुनकर अनन्या ने अंकित गुप्ता की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसने अपने दांत पीस कर कहा, तुम एक शैतान हो। अपने तुम्हें अपना पिता माना और तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। उसकी यह बात सुनकर आगे से अंकित ने हंसकर कहा, धोखा ही तो अंडरवर्ल्ड का सबसे खूबसूरत सच्चाई है बेटी। तभी अनन्या की नजरें कमरे के चारों तरफ घूम गई। उसे फरहान, मुकेश, अनिका को खून से लथपथ जंजीरों में बंधा हुआ देखा, लेकिन फिर उसकी जमीन पर पड़ी उस परछाई पर नजर गई जिसके ऊपर अंकित गुप्ता खड़ा था। और जब अनन्या ने उस खून से सने हुए, बेसुध और चिथड़े हो चुके शरीर को देखा, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। वो चेहरा, वो सफेद पड़ चुका चेहरा, वो पेट से निकली हुई आंतें और वो खून का विशाल दलदल, वो अभिनव था और उसका लायन। अनन्या ने मुंह से एक खौफनाक, दिल चीर देने वाली आवाज निकली, उसने जिसे शायद आसमान भी रो पड़े। उसने चिल्ला कर कहा, अभिनव। अनन्या पागलों की तरह घुटनों के बल खिसकती हुई अभिनव के पास पहुंची। कमांडोज ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अंकित उन्हें तमाशा देखने का इशारा कर चुका था। अनन्या ने अपने कांपते हुए हाथों से अभिनव के उस ठंडे और खून से सने हुए चेहरे को अपनी गोद में रख लिया। उसने चिल्लाकर कहा, अभिनव, अभिनव आंखें खोलो, मुझे देखो। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज अभिनव, मेरे लिए उठ जाओ प्लीज। अनन्या पागलों की तरह चीख रही थी, वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू अभिनव के खून से सने गालों पर गिर रहे थे। अनन्या ने अभिनव के सीने पर अपना सिर रख दिया। उसकी धड़कन बहुत और कमजोर हो चुकी थी। अनन्या ने रोकर अंकित गुप्ता और उन कमांडोज की तरफ देखकर भीख मांग कर कहा, डॉक्टर को बुलाओ, अरे कोई तो मदद करो, कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। दुनिया की सबसे मगरूर मालकिन आज अपने पति की जान के लिए उन शैतानों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। तभी अंकित गुप्ता ने हंसकर अपनी छड़ी को जमीन पर पटक कर कहा, ये उठेगा नहीं अनन्या, ये तेरा शेर अब हमेशा के लिए सो चुका है। इसके शरीर का सारा खून जमीन पर बह चुका है, यह अब एक जिंदा लाश है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनन्या ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, मुझे भी मार डालो, मार डालो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, तो मुझे भी मार डालो। तभी अंकित गुप्ता ने घिनौनी और दरिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, मौत तो बहुत आसान सजा है बहू। ये कहते हुए उसने अपने कमांडोज को इशारा किया। अंकित ने एक ऐसा फरमान सुनाया, फरहान और अनिका की रूह भी कांप गई। उसने ऑर्डर देकर कहा, इस लायन को जंजीरों से बांधकर बेसमेंट की उसी काल कोठरी में लटका दो। मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि जब ये होश में आए तो ये अपनी आंखों के सामने अपनी इस बीवी, अपने इस परिवार और अपनी इस सल्तनत को बर्बाद होता हुआ देखे। मैं इसे वो दर्द दूंगा जो मौत से हजारों गुना ज्यादा खौफनाक होगा। तभी दो भारी भरकम कमांडोज आगे बढ़े। उन्होंने रोती बिलखती अनन्या को अभिनव से अलग कर दिया। तभी अनन्या ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, छोड़ो उसे, अभिनव, अभिनव। अनन्या पागलों की तरह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उन शैतानों के सामने उसकी कोई पेश नहीं चली। कमांडोज ने अभिनव को उस बेसुध और लहूलुहान शरीर को जमीन से घसीटा। खून की एक लंबी लकीर फर्श पर बनती चली गई। लायन, दुनिया का वो सबसे बड़ा रक्षक, आज पूरी तरह से बेबस, बेहोश और हारा हुआ था। उसकी शेरनी उसके सामने रो रही थी। उसके वफादार जंजीरों में कैद थे और उसका अपना ही खून उसकी सल्तनत पर राज कर रहा था। अंकित गुप्ता की यह साजिश पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। वो फार्म हाउस
अब एक ऐसा खौफनाक नर्क बन चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या लायन कभी इस गहरी मौत की नींद से जाग पाएगा? क्या वो अपनी इस अनन्या को इस शैतान के जंगल से बचा पाएगा, या फिर 10 साल पुरानी वो संजीवनी की नफरत आज पूरे कपूर खानदान का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देगी? दो भारी भरकम दैत्यकार ट्राइडेंट कमांडोज ने अभिनव के पैरों को बड़ी बेदर्दी से पकड़ा और उस खून से लथपथ बेशुद्ध शरीर को जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। अभिनव का सिर जमीन पर टकरा रहा था और उसके खुले हुए पेट के घाव खून की एक लंबी रूह कपा देने वाली लकीर फर्श पर खींचती चली जा रही थी। अनन्या पागलों की तरह चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, छोड़ो उसे। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरकर अपने पति के उस घिसटते हुए शरीर की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का एक ऐसा सैलाब बह रहा था जिसके पूरे चेहरे को भिगो दिया। वो दुनिया की सबसे अमीर और मगरूर मालकिन आज एक भिखारी की तरह उन शैतानों के सामने रो रही थी। उसने चिल्लाकर आगे कहा, अभिनव, आंख खोलो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था अभिनव। अनन्या की चीखें कपूर मैंशन की छतों से भी टकराने लगी थी। पास ही जमीन पर पड़ी अनेका भी फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपना सिर जमीन पर पटक लिया। उसने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो दरिंदो, वो मर जाएगा। उसका बहुत खून बह चुका है, प्लीज उसे छोड़ दो। कमरे का नजारा इतना दर्दनाक था कि पत्थर भी रो पड़े। लेकिन इस चौक पुकार और आंसुओं के बीच कमरे के एक कोने में भारी लोहे की जंजीर में बंधे हुए 3 लोग खामोश थे। ये 3 लोग थे फरहान, मुकेश और चांद अंसारी। इन तीनों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, कोई चीख नहीं, कोई मिन्नत नहीं। लेकिन उनकी आंखों से लगातार बिना रुके आंसुओं की मोटी मोटी धाराएं बह रही थी। ये खामोशी किसी डर या कायरता की खामोशी नहीं, यह उस ज्वालामुखी के फटने से पहले का सन्नाटा था जिसके अंदर करोड़ों डिग्री का लावा खोल रहा हो। फरहान खान की लाल आंखें अभिनव के उस घिसटते हुए शरीर को देख रही थी। उसके दांत इतने जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून रिचने लगा। उसके बड़े बड़े फौलादी हाथ उन जंजीरों को इतनी ताकत से खींच रहे थे कि जंजीरें उसकी कलाई का मांस चीर कर हड्डियों तक पहुंच गई। फरहान के अंदर का वो दरिंदा मन ही मन खोल रहा था। उसने मन ही मन में कहा, या खुदा, मेरे भगवान को, मेरे छोटे मालिक को ये कुत्ते जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं यहाँ बंधा हूँ सिर्फ एक बार, एक सेकंड के लिए अगर ये जंजीर खुल जाए तो मैं कसम खाता हूँ खुदा की, मैं इस अंकित गुप्ता के इतने टुकड़े करूंगा कि मैं इसके जिस्म में मांस का एक रेशा भी ऐसे नोच लूंगा, दुनिया का कोई भी इंसान इसके टुकड़ों को गिन नहीं पाएगा। वहीं मुकेश गुप्ता का पूरा शरीर भी कांप रहा था। उनका कजिन अंकित उनके ही सामने उनके भतीजे अभिनव को मौत के घाट उतार रहा था। मुकेश गुप्ता की आंखों में भयंकर गुस्सा था जो अंडरवर्ल्ड की पूरी सल्तनत को राख कर सकता था। और चांद अंसारी, वो मौत का फरिश्ता, उसकी वो खामोश आंखें अंकित गुप्ता के चेहरे पर गड़ी हुई थी। वो अपने दिमाग में अंकित गुप्ता को मारने के 10,000 तरीके सोच चुका था। बस इंतजार था तो सिर्फ उन जंजीरों के टूटने का। उन्हें अंकित गुप्ता पर इतना भयंकर, इतना प्रलयंकारी गुस्सा आ रहा था कि अगर उनकी आंखों से आग निकल सकती तो अंकित गुप्ता उसी वक्त जलकर राख हो जाता। वहीं अनन्या जमीन पर पड़ी रो रही थी। उसने देखा कि वो दोनों कमांडोज अभिनव को घसीट कर हॉल के दरवाजे तक ले गए और वो उसे बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहे थे। अनन्या का दिल एक झटके में रुक गया। उसे लगा कि अभिनव अगर उस अंधेरे बेसमेंट में चला गया तो कभी भी जिंदा नहीं देख पाएगी। उसका रक्षक, उसका प्यार, उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने खत्म हो रही थी। तभी अनन्या की नजरें मुड़ी और सोफे पर बैठे अंकित गुप्ता पर पड़ी। वो इंसान जो इस पूरे दर्द, इस खून खराबे, अभिनव की इस मौत जैसी हालात का जिम्मेदार था। वो इंसान जो अभी अभी बड़ी बेशर्मी और दरिंदगी के साथ वाइन पीते हुए हंस रहा था। अचानक अनन्या का अंदर का वो सारा खौफ, वो सारी बेबसी, वो सारा डर एक ऐसे भयंकर अंधे और बेकाबू गुस्से में बदल गया जिसने उस कमजोर लड़की को एक साक्षात शेरनी का रूप दे दिया। उसने चिल्लाकर कहा, इसी शैतान ने मेरे अभिनव को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनन्या भूल गई कि वो निहत्ती है और वो भूल गई कि वहां दर्जनों भारी हथियारों से लैस कमांडोज खड़े हैं। वो भूल गई कि अंकित गुप्ता खुद दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर माइंड T1 है। अनन्या एक भयंकर और खौफनाक चीख मारकर जमीन से उठी। उसने चिल्लाकर कहा,
मैं तुझे जान से मार दूंगी शैतान। अनन्या पागलों की तरह, एक खूंखार जानवर की तरह दौड़कर सीधे अंकित गुप्ता की तरफ झपटी। उसने पास रखी एक भारी कांच की बोतल उठा ली और उसे अंकित के सिर पर मारने के लिए हवा में उठाया। ये देखकर फरहान ने चिल्लाकर कहा, अनन्या मैडम नहीं, रुक जाइए। फरहान खान जंजीरों में बंधा हुआ चीख पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अनन्या किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसका निशाना सिर्फ अंकित के सिर पर था और वहीं अंकित अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उसने वाइन का एक घूंट लिया, बहुत ही शांति से अपने आंखों में अपने बगल में खड़े स्नाइपर कमांडो की तरफ आंख घुमाई। उन कमांडो ने 1 सेकंड का भी समय नहीं गवाया और अपनी ऑटोमेटेड असोल्ट राइफल उसका निशाना सीधा अनन्या पर किया, ट्रिगर दबा दिया। एक कान फाड़ देने वाली गोली की आवाज ने पूरे फार्म हाउस को कपा दिया। गर्म आग उगलती शीशी की गोली हवा को चीरकर सीधी अनन्या की दाई जांग में इतनी भयंकर ताकत से धंसी की गोली मांस को फाड़ती हड्डी में जा टकराई, जिसे अनन्या दर्द से चिल्ला उठी। अनन्या के मुंह से दर्द की एक ऐसी गगन भेदी रूह को चीर देने वाली, दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिसने वहां बंधे हुए अनिका, फरहान और मुकेश के कानों के पर्दे फाड़ दिए। अनन्या के हाथ से वो कांच की बोतल छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गई। गोले की उस भयंकर इम्पैक्ट ने अनन्या के शरीर को हवा में उछाल दिया। बुरी तरह से लड़खड़ाती, दर्द से तड़पती हुई मौत के मुंह से संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। ये देखकर अनन्या ने पागलों की तरह चीख कर कहा, अनन्या। वहीं अनन्या अपनी जांग को पकड़कर जमीन पर गोल गोल घूम रही थी। ताजा गाढ़ा गर्म खून फवारे की तरह उसकी जांग से फूटकर पिंक कोट और सफेद फर्श को लाल करने लगा। दर्द इतना भयानक था कि अनन्या का पूरा शरीर झटके खा रहा था और वो हिचकियां लेते हुए रोक रही थी। तभी अंकित गुप्ता अपनी जगह से उठा, हंसते हुए अनन्या के पास आया। उसने हंसकर कहा, तो मुझे मारेगी? एक टूटे हुए शेर की एक कमजोर शेरनी मुझे मारेगी? अब जमीन पर तड़प कीड़ों की तरह। जब तक तेरा पति मरेगा तब तक तेरा सारा खून इस फर्श पर बह चुका होगा। अंकित की दरिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन अंकित गुप्ता यह भूल गया था कि प्यार और वफादारी की चीखें हवाओं में नहीं मरती हैं, और वो उन कानों तक पहुंची जाती हैं जो मौत की नींद सो रहे होते हैं। लिविंग रूम के बाहर उस लंबे और अंधेरे कॉरिडोर में दो भारी भरकम ट्राइडेंट कमांडोज अभिनव के बेशुद्ध लहूलुहान शरीर को जमीन पर घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहे थे। अभिनव का शरीर पूरी तरह से शिथिल था। उसका दिमाग एक ऐसी गहरी, काली और सुन कर देने वाली दुनिया में जा चुका था जहां कोई रोशनी नहीं थी। शरीर का सारा खून बह जाने के कारण उसका दिल अब धड़कना बंद कर चुका था। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो अब एक क्लिनिकल डेथ की कगार पर था। उस खामोश अंधेरे में जहां अभिनव की रूह इस दुनिया को छोड़ रही थी, अचानक एक बहुत ही तेज दर्द और भरी जानी पहचानी चीख उस अंधेरे को चीरकर अभिनव के अवचेतन मन तक पहुंची। ये कोई आम चीख नहीं थी। ये उसकी दुनिया, उसकी शेरनी, उसकी अनन्या की चीख थी, और इस चीख में वो दर्द और जो गोली लगने का था, इस चीख में वो खौफ था जिसे मिटाने का अभिनव ने वादा किया था। जैसे ही वो चीख अभिनव के कानों से होकर उसके दिमाग की नसों तक पहुंची, वो सुन पड़ चुके अंधेरे में जैसे ही किसी ने करोड़ों वोल्ट का बिजली का झटका दे दिया हो। अभिनव का वो दिल, वो धड़कना जो भूल रहा था, वो अचानक एक भयंकर झटके के साथ अभिनव का दिल एक खौफनाक और प्रलयंकारी रफ्तार से धड़कने लगा। उसकी बंद नसों में जो खून जो बचा खुचा वो उबलने लगा। उसका एड्रेनालाइन एक झटके में 1000% बढ़ गया। शरीर के उस जानलेवा दर्द, उन कटी हुई नसों और टूटी हुई हड्डियों का एहसास पलक झपकते ही शून्य हो गया। मौत की असीम गहराई में पड़ा लायन अपनी रानी की दर्दनाक चीख सुनकर मौत को लात मारकर वापस लौट आया था। कॉरिडोर के उस अंधेरे फर्श पर घसीटते हुए अभिनव ने बहुत ही धीरे से अपनी वो लाल, खौफनाक और मौत का सन्नाटा लिए हुए आंखें खोल ली। उसकी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला था, लेकिन कुछ ही सेकंड में विजन साफ हो गया। उसने देखा कि दो भारी भरकम गार्ड्स उसके पैरों को पकड़कर घसीटकर बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनका ध्यान आगे की तरफ था और वो आपस में हंस रहे थे। तभी पहले कमांडो ने घसीट कर कहा, ये लायन तो बहुत भारी है यार। उसकी बात सुनकर दूसरे ने मजाक उड़ाकर कहा, अरे अब तो ये सिर्फ एक लाश है ना।
उनकी ये बातें सुनकर अभिनव की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके अंदर का वह सोया हुआ पिशाच, वह अजय राक्षस पूरी तरह से जाग चुका था। उसे समझने में एक सेकंड लगा कि अनन्या को चोट पहुंचाई गई है और ये शैतान उसे दूर लेकर जा रहे हैं। अभिनव ने अपने दिमाग को बिल्कुल ढीला रखा ताकि कमांडोज को शक न हो, लेकिन उसके दिमाग ने अपना खौफनाक काम शुरू कर दिया। जैसे वो कमांडोज एक अंधेरे मोड़ पर पहुंचे, अभिनव का शरीर जमीन पर पड़े किसी बेजान पुतले से एक झटके में एक स्प्रिंग की तरह हवा में उछल गया। ये देखकर उन दोनों कमांडोज ने हैरानी के साथ कहा, अरे ये क्या? इससे पहले कि दोनों कमांडोज अपनी बात पूरी कर पाते पीछे मुड़ते, अभिनव ने हवा में ही अपने शरीर को मोड़ा और दोनों पैर को दाएं कमांडोज की गर्दन के दोनों तरफ फंसा लिया। अब पूरी ताकत लगाकर एक भयंकर ट्विस्ट दिया और दोनों कमांडो की गर्दन की हड्डी 180 डिग्री पर घूम गई और बिना कोई आवाज किए सीधे जमीन पर गिर पड़े। बायां कमांडो ये नजारा देखकर खौफ से कांप गया। उसे लगा कि जैसे कोई लाश जिंदा हो गई। उसने घबराकर अपनी राइफल उठानी चाहिए, लेकिन अभिनव, जिसका पेट फटा हुआ था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी और रफ्तार इतनी दर्द मोहताज नहीं थी और रफ्तार मौत की रफ्तार थी। अभिनव ने जमीन पर गिरते ही अपने बाएं हाथ से उस कमांडो की राइफल की नली को पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ धकेल दिया ताकि गोली छत पर लगे। उसी सेकंड अभिनव ने अपने दाएं हाथ का एक लोहे जैसा प्रलयंकारी मुक्का उस भारी कमांडो के गले में पूरी ताकत से दे मारा। कमांडो की सांस नली चकनाचूर हो गई। उसे आंखें भी बाहर की तरफ निकल आई। वो अपने गले को पकड़कर खून की उल्टियां करके जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। 5 सेकंड के अंदर उन दोनों दैत्याकार कमांडोज की लाशें जमीन पर पड़ी थी। अभिनव हाँप रहा था। उसके पेट से खून की धारें बहकर फर्श पर गिरी, लेकिन उसने अपने घाव की तरफ देखा भी नहीं। जमीन से राइफल उठाई और उसे फेंक दिया। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। उसके कानों में अभी भी अनन्या के रोने की आवाज गूंज रही थी। इसलिए अभिनव ने चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूं मेरी जान। अभिनव के होठों पर एक फुसफुसाहट निकली। वो खून से लथपथ पैरों के साथ किसी खौफनाक परछाई की तरह लिविंग रूम की तरफ वापस दौड़ पड़ा। इसी समय उधर लिविंग रूम के अंदर अनन्या जमीन पर पड़ी हुई दर्द से तड़प रही थी। उसका पूरा पिंक कोट फर्श खून से लाल हो चुका था। वो अपने हाथों से अपनी जांघ को दबाए हुए थी और ताकि खून रुक जाए, लेकिन खून फुहारे की तरह निकल रहा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी। पसीना उसके माथे पर आ चुका था। अंकित गुप्ता उस तड़पती हुई लड़की के सामने खड़ा होकर शैतानी हंसी हंस रहा था। तभी अंकित ने जमीन पर बंधे फरहान मुकेश चांद को चिढ़ाकर कहा, देख लो इसे, तुम्हारी मालकिन तड़प रही है और तुम्हारा वो भगवान बेसमेंट में चूहों का खाना बन चुका है। वहीं फरहान की आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, खुदा तुझे गर्क करेगा शैतान, तू जहन्नुम की आग में जलेगा। उसकी बात सुनकर आगे से अंकित ने अपने त्रिशूल वाली छड़ी उठाकर कहा, जहन्नुम तो मैं इसी कमरे में बनाऊंगा। अब मैं इस लड़की की दूसरी टांग में गोली मारूंगा। ये कहते हुए अंकित ने अपने कमांडो को इशारा किया। कमांडो ने फिर से अपनी बंदूक अनन्या की तरफ तान दी। अनन्या ने रोकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। उसका अभिनव जा चुका है, अब वो मरने वाली है। लेकिन तभी कमरे का वो भारी लकड़ी का दरवाजा, वो एक ऐसे भयंकर कान फाड़ देने वाले परलंकरी झटके के साथ टूटा जैसे उनके बाहर कोई मिसाइल टकरा गई हो। दरवाजे के दोनों पल्ले हवा में उड़कर अंदर आ गिरे। कमरे के अंदर सारे कमांडो, अंकित गुप्ता, जमीन पर बंधे सेनापति, सब एक झटके में टूटे दरवाजे की तरफ पलटे। वहां का नजारा जो था, उसने पूरे कमरे में साक्षात मौत का सन्नाटा बिखेर दिया। दरवाजे के उस चौखट पर खून से पूरी तरह सना हुआ, कपड़े चिथड़े हो चुके साक्षात महाकाल अभिनव खड़ा था। उसकी आंखें उस कमरे में जलने वाली किसी भी रोशनी से ज्यादा चमक रही थी। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उसके पूरे वजूद में एक ऐसा खौफनाक ओरा निकल रहा था जिसे देखकर वहां खड़े हथियारों से लैस कमांडोज की टांगें कांपने लगी। वहीं उसको देखकर फरहान ने कांप कर कहा, छोटे मालिक। फरहान खान की आंखों से खुशी, अचंभा और अविश्वास के आंसू एक साथ बह निकले। मुकेश गुप्ता और अनिका पागलों की तरह चीख पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अभिनव। चांद अंसारी के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान आ गई। अंकित गुप्ता का वो शैतानी चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसकी हंसी उसके गले में घुट गई।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंकित गुप्ता हकलाने लगा। उसने हकला कर कहा, यह संभव है? ये जिंदा कैसे खड़ा है? इसका तो सारा खून बह चुका था। ये तो क्लिनिकल डेथ में जा चुका था। विज्ञान और अंडरवर्ल्ड के मास्टर को क्या पता कि शेर जब अपनी शेरनी की चीख सुनता है तो मौत के नियम तोड़ देता है। अभिनव की नजरें सीधे जमीन पर खून पर लथपथ पड़ी अनन्या पर गई। जब अभिनव ने अनन्या के टांग से बहता हुआ खून और उसे दर्द से कांपते हुए देखा तो उसके अंदर का इंसानी जज्बात खत्म हो गया। वो बिना किसी की परवाह किए उन 20 बंदूकों की परवाह किए जो उस पर तनी हुई थी, बहुत ही भारी और खौफनाक कदमों से चलता अनन्या के पास पहुंच गया। वहीं कमांडोज इतने खौफजदा थे कि किसी की उंगली ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्हें लग रहा था कि वो भूत या आत्मा को देख रहे हैं। तभी अभिनव अनन्या के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके अपने खून से सने फौलादी हाथों से बहुत ही नरमी से अनन्या के चेहरे को छुआ। अभिनव ने बहुत ही दर्द भरी लेकिन सुकून देने वाली आवाज में कहा, मैं आ गया मेरी जान। अनन्या जो दर्द के मारे पूरी तरह कांप रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अभिनव को जिंदा अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उसके भयंकर दर्द और बहते हुए खून, उस खौफ के बावजूद अनन्या के उन पीले पड़े होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत, सुकून भरी और असीम प्यार करने वाली मुस्कान खिल उठी। वो भूल गई कि उसे गोली लगी है। वो भूल गई कि वो मौत के मुहाने पर है। उसका भगवान, उसका रक्षक, उसका लायन वापस आ गया था। अनन्या ने अपना कांपता हुआ खून से सना हाथ उठाया और अभिनव के गाल पर रख दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए रोते हुए कहा, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी अभिनव ने अपनी शर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और उसे अनन्या की टांग के घाव पर कसकर बांध दिया ताकि खून का बहना कम हो जाए। अभिनव ने अनन्या के माथे को चूम कर कहा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो मेरी शेरनी, अब बस कुछ मिनटों की बात है। ये कहते हुए अभिनव जमीन से खड़ा हुआ और अब अनन्या सुरक्षित थी। अभिनव ने अपने वो मौत का सन्नाटा आंखें घुमाकर अंकित गुप्ता पर टिका दी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अनन्या ने भी दर्द के बावजूद अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक शेरनी वाला गुरूर था। अनन्या ने उस कांपते हुए अंकित गुप्ता की तरफ देखा और फिर अनन्या की आवाज उस सन्नाटे में गूंजी। उस आवाज में एक ऐसा अहंकार और जीत थी जिसने अंकित गुप्ता की रूह को फनफना दिया। अनन्या ने अंकित की आंखों में आंखें डालकर एक जहरीली और विजयी मुस्कान के साथ कहा, आ गया मेरा शेर। तूने सोचा था कि तू मेरे पति को मार देगा। तूने सोचा कि तू लायन को हरा देगा। अब देख, साक्षात काल तेरे सामने खड़ा है। अब तेरे जैसा कुत्ता दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर खुद को बचा नहीं पाएगा। ये अल्फाज अंकित गुप्ता के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। दुनिया का वो मास्टरमाइंड T1, वो सबको जो डराता था, आज खुद अपने ही घर में एक लड़की के इन शब्दों और सामने खड़े उस खौफनाक लायन को देखकर थर थर कांप रहा था। अंकित गुप्ता ने डर के मारे चीख कर पीछे हटकर अपने कमांडोज को ऑर्डर देकर कहा, फायर, मारो इसे। लेकिन अभिनव अब रुकने वाला नहीं था। उसकी पसलियां टूटी थी, उसका पेट खुला हुआ था और उसका खून बह रहा था। लेकिन लायन अब एक ऐसे रूप में आ चुका था जहां दर्द उसे कमजोर नहीं बल्कि हजारों गुना ज्यादा खूंखार बना रहा था। इससे पहले कि किसी भी कमांडो की उंगली ट्रिगर को छू पाती, अभिनव का खून से लथपथ भारी और जख्मी शरीर एक ऐसे सुपरनेचुरल प्रशिक्ष हवा में उछला और जिसे इंसानी आंखों का पकड़ पाना नामुमकिन था। दर्द ने अभिनव की सीमाओं को खत्म कर दिया। अब उसे एडलाइन नहीं बल्कि शुद्ध नफरत चला रही थी। अभिनव सीधे सबसे आगे खड़े दो कमांडोज के बीच जा गिरा। उसने अपने दोनों हाथों से बाहर की तरफ खोला और दोनों कमांडोज की बंदूक की नली को पकड़कर छत की तरफ कर दिया। गोलियां छत के क्रिस्टल झूमर पर लगी और झूमर चकनाचूर होकर नीचे गिरने लगा। उसी सेकंड अभिनव ने अपने फौलादी घुटनों के साथ उठाया और एक भयंकर डबल नी स्ट्राइक दोनों कमांडोज की छाती पर दे मारी। पसलियों के टूटने की भयानक कड़क आवाज आई। दोनों कमांडोज के दिल पंचर हो गए और वो मुंह से खून का फव्वारा छोड़कर जमीन पर गिर पड़े। अभिनव ने गिरते हुए कमांडो की बेल्ट से उसका टैक्टिकल टॉम हॉक निकाल लिया। तभी तीसरा कमांडो पीछे से अभिनव अपनी राइफल का बट मारने लगा, लेकिन अभिनव बिना पीछे मुड़े जमीन पर झुका और उसने उस कुल्हाड़ी को पीछे की तरफ पूरी ताकत से उछाल दिया। कुल्हाड़ी सीधे तीसरे कमांडो के माथे के बीचों बीच हेलमेट को चीर कर जा धंसी।
कमांडो की लाश पीछे की तरफ जा गिरी। अब बाकी कमांडोज घबरा गए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अभिनव उनके बिल्कुल बीच घुस चुका था, जिससे उनकी गोलियां उनके ही साथियों को लगने लगी। अभिनव ने चौथे कमांडो को हाथ पकड़ा, उसकी कलाई को 180 डिग्री पर मरोड़ दिया। उसकी हड्डी टूटने लगी। और आवाज आई जो उसकी हाथ में पकड़ी पिस्तौल के 5वें, 6ठे और 7वें कमांडे के गले में सटाकर गोलियां मार दी। खून के फवारे कमरे के सफेद दीवार और पेंटिंग्स पर पेंट होने लगे। 8वां और 9वां कमांडो अपने कॉम्बैट चाकू लेकर अभिनव पर छटके। अभिनव की मार्शल आर्ट स्किल्स अपने चरम पर थी। उसने 8वें कमांडो के चाकू को अपने हाथ में हवा में ब्लॉक किया और अपनी कोहनी से उसके हड्डियां चकनाचूर कर दी। उसी गार्ड के चाकू को छीनकर एक ही झटके में 9वें गार्ड के सीने में उतार दिया। 9वें गार्ड की आंतें बाहर फर्श पर आ गिरी। आखिर बचे हुए 4 कमांडो दहशत के चीख कर पीछे हटने लगे। अभिनव ने जमीन पर पड़े शॉर्ट राइफल को अपने पैर से उछाला और उसे पकड़ा। बिना पलक झपकाए चारों कमांडोज के सिर के पिछले हिस्से में 4 सटीक गोलियां उतार दी। कमरा फिर से एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। महज 20 सेकंड के अंदर कपूर मैंशन का वो आलीशान लिविंग रूम, मांस के लोथड़े, टूटी हुई हड्डियां और खून के दलदल उन खूंखार कमांडोज की लाशों पर पट चुका था। खून इतनी मात्रा में बह चुका था कि जमीन से फिसलने का डर था। कमरे में सिर्फ वो 2 बंधे हुए सेनापति और जमीन पर पड़े अनन्या और वो 2 लोग बचे थे, जिनके बीच आज अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक फैसला होने वाला था। एक तरफ अंकित गुप्ता, जिसके हाथ में उसकी त्रिशूल वाली चांदी की छड़ी। दूसरी तरफ अभिनव, जिसका पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसके पेट से खून रिस रहा था, लेकिन जिसके चेहरे पर मौत का ऐसा तांडव नाच रहा था कि उसे देखकर भगवान भी अपनी आंखें मूंद ले। अंकित गुप्ता के माथे पर अब खौफ का पसीना साफ चमक रहा था। उसने देख लिया कि जो इंसान 20 सेकंड में उसके एलीट कमांडोज का कीमा बना सकता है, वो कोई आम इंसान नहीं। अंकित गुप्ता ने अपनी त्रिशूल वाली छड़ी को मजबूती से पकड़कर हाँप कर कहा, तू तू कोई इंसान नहीं है। वह अभिनव बड़ा शांत लेकिन खौफनाक कदमों से चलकर अंकित के करीब आने लगा। उसने अपने दांत भींच कर कहा, तूने मेरी माँ को मारा, मेरी पिता की पीठ में छुरा घोंपा, तूने मेरे भाई विक्रम के शरीर के नट बोल्ट ठोके, तूने मेरी पत्नी के शरीर से खून बहाया। अभिनव की आवाज किसी ठहरी और ठंडी कब्र से आ रही थी। वहीं अभिनव ने अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक कर अपने दोनों खाली फौलादी और खून से सने हाथों को आगे करके कहा, आज मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा अंकित। मौत की गोली तो बहुत आसान होती है। आज मैं तुझे अपने नंगे हाथों से तेरी ही बनाई नरक की आग में तिल तिल कर मारूंगा। आज मैं तेरी एक एक हड्डी को ऐसे तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई शैतान दोबारा लायन के परिवार की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी अंकित गुप्ता ने अपनी ताकत से गगनभेदी दहाड़ मारी। उसने चिल्लाकर कहा, आजा कुत्ते है। अंकित कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसने 15 सालों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन लेथल कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली और उसका शरीर फौलाद का बना हुआ था। अंकित ने अपने उस त्रिशूल वाली छड़ी को एक तलवार की तरह हवा में घुमाया। छड़ी के आगे का हिस्सा बड़ा धारदार टाइटेनियम का बना हुआ था। अंकित ने त्रिशूल को अभिनव के चेहरे की तरफ पूरी ताकत से घुमा दिया। आगे से अभिनव ने जमीन पर घुटनों के बल स्लाइड किया और त्रिशूल उसके सिर के ऊपर हवा को काटता हुआ निकल गया। अभिनव ने नीचे से ही जोरदार स्वीप किक मारी, लेकिन अंकित ने हवा में छलांग लगा दी। नीचे आते ही त्रिशूल की नोक को अभिनव के पेट, जहां पहले से ही घाव था, वहां पर घोंपने की कोशिश की। अभिनव ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच उस त्रिशूल के डंडे को हवा में दबोच लिया। त्रिशूल की नोक अभिनव के पेट के घाव से महज 1 इंच दूर रुक गई। तभी अंकित ने चिल्लाकर कहा, मैं तेरा ये पेट पूरी तरह से फाड़ दूंगा। अंकित पागलों की तरह छड़ी पर अपना पूरा वजन डाल रहा था। तभी अभिनव खुले हुए घाव से खून से तेजी से बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन अभिनव की आंखों की वो प्रलयंकारी लाल चमक और भी तेज हो गई। अभिनव ने अपने दांत पीस कर कहा, मेरा भाई विक्रम के नाखूनों का दर्द। अभिनव ने एक भयंकर और अमानवीय झटके के साथ उस चांदी की छड़ी को अपनी तरफ खींचा। अंकित का बैलेंस बिगड़ गया, वो आगे की तरफ गिर पड़ा। उसी सेकंड अभिनव ने अपना फौलादी सिर पूरी ताकत से अंकित के चेहरे पर दे मारा। अंकित के नाक की हड्डी चकनाचूर हो गई। खून का एक फव्वारा उसके मुंह से फूट गया। वो दर्द से चीख कर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। वह अभिनव ने वो त्रिशूल वाली छड़ी अपने हाथ में ले ली।
उसने उस छड़ी को घुटनों पर रखा और एक ही झटके में टाइटेनियम की छड़ी को 2 टुकड़े में तोड़ दिया। ट्राइडेंट कार्टेल का वो सबसे बड़ा और खौफनाक निशान आज लायन के पैरों में टूटकर गिर चुका था। अब अभिनव के हाथों में कोई हथियार नहीं था। अब शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और भद्द टॉर्चर। अंकित गुप्ता ने खून थूक कर अपनी जेब से एक छोटा कॉम्पैक्ट नाइफ निकाला और अभिनव पर झपटा। अभिनव ने एक कदम साइड में लिया। उसने अंकित के उस चाके को हवा में कलाई में अपने बाएं हाथ से एक भयंकर लोहे के शिकंजे में दबोच लिया। उसने चिल्लाकर कहा, तूने इसी हाथ से मेरे विक्रम के भाई की जुबान काटने का हुक्म दिया था ना। अभिनव की आवाज में मौत का सन्नाटा था। अभिनव ने अंकित की कलाई को पकड़ा और उसने अपने दाएं हाथ के पिछले हिस्से से अंकित की कोहनी के जॉइंट पर पीछे की तरफ से एक प्रलंकारी प्रहार किया। अंकित के दाएं हाथ की कोहनी की हड्डी उल्टी दिशा में टूट गई। हड्डी का सफेद हिस्सा उसकी त्वचा को चीरता हुआ बाहर निकल आया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। अंकित दर्द से चिल्ला उठा। अंकित गुप्ता के मुंह से एक ऐसी दिल दहला देने वाली, गगनभेदी और जानवरों जैसी चीख निकली जिसने पूरे कपूर मेंशन को हिला दिया। दर्द के मारे उसकी आंखें फटने को हो गई। चाकू उसके हाथ से गिर पड़ा। उसका दायां हाथ एक रबड़ की तरह उल्टा लटक गया। अभिनव ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, एक, मानो गिनती कर रहा हो। तभी आगे से अंकित तड़पते हुए अपने बाएं हाथ से अभिनव पर मुक्का मारने दौड़ा। अभिनव ने हवा में उसके बाएं हाथ की उंगली को दबोच लिया। अभिनव ने गुस्से में कहा, इन उंगलियों से तूने मेरी मां का फॉर्मूला चुराया था। ये कहते हुए अभिनव ने अंकित की 5 उंगलियों को एक झटके में पीछे की तरफ इतनी जोर से मरोड़ा कि उंगलियों की सारी हड्डियां और जोड़ चटक गए। अंकित ने दर्द से चिल्लाकर कहा, ओह, मुझे छोड़ दो। अंकित गुप्ता दर्द से पागल होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाला T1 आज दर्द के मारे एक सुअर की तरह जमीन पर लौट रहा था। लेकिन आगे से अभिनव ने चिल्लाकर कहा, अभी तो शुरुआत हुई है शैतान। अभिनव ने अंकित के कॉलर को पकड़ उसे जमीन से हवा में उठाया। उसने अपनी फौलादी लात सीधे अंकित के बाएं घुटने पर पूरी ताकत से दे मारी। अंकित के घुटने की चक्री चकनाचूर होकर पाउडर बन गई। उसका पैर पीछे की तरफ मुड़ गया। तभी अभिनव ने दहाड़ कर कहा, यह मेरे विक्रम के घुटनों के नट बोल्ट का हिसाब है। ये कहते हुए उसने दूसरी लात अंकित के दाएं घुटने पर मारी। अब अंकित गुप्ता के दोनों हाथ और दोनों पैर पूरी तरह से टूट चुके थे। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। वो खून के एक विशाल दलदल में अपनी ही टूटी हड्डियों के बीच एक कुचले हुए कीड़े की तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से खून और झाग निकल रहा था। तभी फरहान ने चिल्लाकर कहा, मार दो उसे छोटे मालिक, मारो इस कुत्ते को। जंजीर में बंधा हुआ फरहान खान खुशी और जुनून से दहाड़ रहा था और उसका खून खोल रहा था। मुकेश गुप्ता, अनिका और चांद अंसारी की आंखों में यह विभत्स नजारा देखकर कोई दया नहीं थी। वहां सिर्फ सुकून था। अनन्या को अपनी जांग की गोली जमीन पर पड़ी थी और वो दर्द भूलकर अपने लायन के इस प्रलयंकारी और खौफनाक रूप को देख रही थी। अंकित गुप्ता जमीन पर रेंग रहा था। उसका शरीर एक मांस का लोथड़ा बन चुका था और उसकी वो सारी T1 वाली बादशाहत, वो गुरूर और वो अकड़ सब अभिनव के पैरों के नीचे कुचली जा चुकी थी। तभी अंकित गुप्ता ने खून थूक कर मौत की भीख मांगकर कहा, मुझे मुझे मार दे अभिनव, मुझे मुझे दर्द से और आजाद कर दे। उसकी आवाज अब सिर्फ एक गड़गड़ाहट बन चुकी थी। तभी अभिनव चलता हुआ अंकित के पास आया। उसका शरीर भी टूटने की कगार पर था। उसके पेट से आंतें दिखने लगी थी। खून बह रहा था, लेकिन वह एड्रेनालिन के उस स्तर पर था जहां उसे मौत भी नहीं रोक सकती। उसने अंकित के करीब आकर कहा, आजाद, तेरी मौत इतनी आसान नहीं होगी अंकित। अभिनव की आवाज में एक ऐसा जहर था जो नर्क की आग से भी ज्यादा गर्म था। उसने अपना भारी खून से सना हुआ फौजी बूट अंकित की छाती पर रखा और पूरे शरीर का वजन उस पर डाल दिया। अंकित की पसलियां टूटने लगी। उसे सांस लेने में भयानक तड़प होने लगी। तब अभिनव ने दांत भींच कर कहा, तूने विक्रम का अंग अंग काटा था ना, आज मैं तेरा अंग अंग अलग करूंगा। अभिनव की आंखें पूरी तरह से लाल और काली हो चुकी थी। यह वो नजारा था जिसकी कल्पना करने से भी किसी की रूह फना जाए। इसके बाद अभिनव झुका। उसने अंकित गुप्ता के उस टूटे हुए हाथ कोहनी को उल्टा लटक रहा था जो
उसको एक फौलादी हाथों में कसकर पकड़ लिया। तभी अंकित गुप्ता ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं अभिनव, रहम कर, मैं तेरा चाचा हूं, खून हूं तेरा। अंकित गुप्ता दर्द और दहशत में पागलों की तरह चीखने लगा था। उसकी यह बात सुनकर आगे से अभिनव ने अपने दांत पीस कर कहा, मेरा कोई चाचा नहीं है। ये कहते हुए अंकित ने अपना बूट कंधे के ऊपर रखा और एक भयंकर अमानवीय दानवाकार ताकत के साथ अंकित के उस हाथ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसी के साथ मांस फटने की, नसों के चटकने की और खाल के खींचने की विभत्स और घिनौनी आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंज गई। अंकित गुप्ता दर्द से चिल्ला उठा। अंकित गुप्ता की वो भयानक चीख इतनी दर्दनाक थी कि कांच के बर्तन चटक गए। तभी अभिनव ने आखिरी प्रलयंकारी झटका दिया। मांस और नसों के एक भयंकर फव्वारे के साथ अंकित गुप्ता का पूरा दायां हाथ कंधे से लेकर उंगलियों तक उसके धड़ से अलग हो गया। खून का एक ऐसा भयानक और विशाल दरिया अंकित के कटे हुए कंधे से फूटा और खून टपकता हुआ जमीन पर फेंक दिया गया। अंकित गुप्ता का शरीर एक मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से फट गई थी। वो अपनी खून की उल्टियों में डूब गया था। तभी अभिनव ने उस खून के दलदल में खड़े होकर एक निष्ठुर पिशाच की तरह कहा, अभी एक हाथ बाकी है। लेकिन अंकित गुप्ता के शरीर ने हार मान ली थी। इतना भयंकर शोक और खून के बह जाने से अंकित का दिल काम करना बंद कर रहा था। वो हाँफ रहा था और उसकी फटी हुई आंखें छत की तरफ देख रही थी। उसके मुंह से खून के बुलबुले आने लगे और उसने बड़बड़ा कर कहा, विराज, विराज मुझे माफ। ये अंकित गुप्ता के आखिरी शब्द थे। इसके बाद उसकी वो फटी हुई आंखें हमेशा के लिए स्थिर हो गई और उसका शरीर तड़पना बंद हो गया। दुनिया के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, वो T1, वो गद्दार चाचा, आज लायन के हाथों में एक ऐसी खौफनाक, विभत्स और दर्दनाक मौत में मारा गया था जिसे इतिहास का पन्ना भी खौफ के मारे मिटा देना चाहेगा। पूरे फार्म हाउस पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ खून के टपकने की आवाज आ रही थी। अंकित गुप्ता की उस कटे हुई लाश के ऊपर खड़ा था। उसकी आंख सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था और वो इतना खौफनाक लग रहा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की। अभिनव ने आसमान की तरफ चेहरा किया और भारी सुकून भरी सांस छोड़कर कहा, पापा, मोहम, विक्रम, मैंने उसे खत्म कर दिया। क्या सच में अभिनव ने अंकित गुप्ता को खत्म कर दिया था? क्या यह भी कोई एक चाल तो नहीं थी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करते रहें।